का जब भी जिक्र होता है, गुजरात का जिक्र होता है, तो विकसित भारत में अहमदाबाद का योगदान, पूरे गुजरात का योगदान बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रोग्रेसिव भारत बना रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ प्रोग्रेसिव गुजरात बना रहे हैं, और आप स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए, जन कल्याण का ध्यान रखते हुए आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ आगे सर होने वाला है और क्या विजन है गुजरात को लेकर आपका? थैंक यू भारत 24 गुजरात की बात रखने के लिए और गुजरात के हेल्थ सेक्टर की बात रखने के लिए। गुजरात एक ऐसा स्टेट है, 21वीं सदी की शुरुआत गुजरात से हुई, भारत की गुजरात से हुई। गुजरात ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब यहाँ मुख्यमंत्री बने तब से जो भारत की शक्ल बदलने का काम वो गुजरात से चालू किया। यहाँ पर जितने भी ये नए नए इनिशिएटिव लिए गए, आज पूरे भारत के अंदर आज उसी तरह से, जब मोदी साहब यहाँ काम करते थे तब भी उनका विजन तो भारत का ही था, लेकिन गुजरात से शुरुआत हुई है। और यहाँ तो हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। यहाँ पर हेल्थ का कोई भी विषय हो तो ऊपर केंद्र से भी मदद मिलती है। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। मोदी साहब ने मन में ठाना था कि हम अहमदाबाद असारवाद सिविल हॉस्पिटल है उसको ऐसा हब बनाएंगे, मेडिसिटी हब बनाने का उन्होंने सोचा था। आज काम आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में करीब करीब पूरा हो गया है। इतना ही काफी नहीं था, लेकिन गुजरात हमारे मुख्यतः 4 विभागों में बांटा गया है। सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात है, उत्तर गुजरात है और दक्षिण गुजरात है। तो उत्तर गुजरात के लिए सबसे बड़ा सेंटर अहमदाबाद रहता है और यहाँ पर महाराष्ट्र से, राजस्थान से और एमपी से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं और बहुत सारे हमारे राजनीतिज्ञ भी दूसरी जगह से हमें फोन करके यहाँ की जो सारवार के लिए सिविल में आने के लिए फोन भी करते हैं, किसी को भेजते भी है और वैसे भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब तय किया है, जैसे जैसे यहाँ अहमदाबाद में पेशेंट लोड बढ़ा है, ये मेडिसिटी का कंसेप्ट यहाँ यूएन में था, जीसीआरआई और आईकेडीआरसी किडनी और लिवर का, और साथ ही स्पाइन इंस्टीट्यूट है, एमएनजे ऑप्थेल्मोलॉजी भी है और बहुत सारे सेक्टर, कोई भी स्पेशलिटी ऐसी बाकी नहीं है जो सिविल में ना हो। ऐसी ही व्यवस्था अब सौराष्ट्र में भी होगी, मध्य गुजरात में मतलब बड़ौदा में भी होगी और साउथ में, साउथ गुजरात में भी होगी। मतलब हर जगह पे, हर सेक्टर के अंदर हमारे चारों रीजन में इस प्रकार की हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं। मल्टी स्पेशलिटी सारवार के लिए ये व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं और साथ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में पूरा ध्यान दिया गया है। 10,280 जितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं, साथ में 355 जितने हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और करीबन 1538 जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। साथ में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करीबन 70, मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज 42 के आसपास अभी हो गए हैं। एक समय था कि यहाँ पर कोई भी सरकार हो, हेल्थ की सुविधा देने का मन भी बना ले तो उसमें डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है। एमबीबीएस मतलब यूजी और पीजी डॉक्टर्स, यहाँ पर जब नरेंद्र भाई मोदी साहब ने यहाँ मुख्यमंत्री का चार्ज संभाला तब करीबन यूजी की सीट 1100 के आसपास थी और पीजी की सीट बहुत उससे भी कम थी। लेकिन आज ये हालत है 7,250 जितनी अपनी यूजी की सीट हो गई है। मतलब कि इतने डॉक्टर एमबीबीएस हमें अगले सालों में मिलने वाले और मिलने चालू भी हो गए हैं। और साथ में पीजी की सीट अभी 3,650 के आसपास है और इसी साल हमने पीजी सीट के लिए 1100 एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दिए हैं। मतलब ये सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। तो जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं, हम जहां पर सारवार करते हैं वहां पर डॉक्टर भी मिलेंगे। हमने वहां पर टेस्ट जो पहले होते थे उससे ज्यादा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है और हर जगह पे डायग्नोस्टिक के लिए जो भी साधन सुविधा उपलब्ध करानी हो वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब
मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हैं। और आप जानते तो हो कि आयुष्मान कार्ड भारत में जो इंट्रोड्यूस हुआ, जी जी वो सोच मोदी साहब की यहाँ गुजरात से चालू हुई थी। माँ कार्ड, माँ वात्सल्य कार्ड यहाँ से चालू हुआ। True. आज पूरे भारत को लाभ मिल रहा है। पानी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं जो यहाँ पर जो रोल मॉडल अभी गुजरात को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जो सामान्य जन को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देने का काम यहाँ हुआ है। इसकी वजह से सबकी निगाहें गुजरात पे टिकी थी जाहिर है। और इसकी वजह से ही जो गुजरात से एक्सपेक्टेशन थी, उसकी नेतागिरी से एक्सपेक्टेशन थी, वो आज मोदी साहब भारत में पूरा कर रहे हैं। सर, देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है किसी भी सरकार के लिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से किसी भी राज्य सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन जगहों को विकसित करना जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हो गए, आदिवासी क्षेत्र हो गए, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जैसे आपने बताया, दूर दराज के इलाके जैसे जंगल हुआ, पहाड़ी हुई, ये सागर तट वाला इलाका हुआ है और ये डिजर्ट है, हमारा रण भी है कच्छ का। ये पूरी जगह पे हमने हर जगह पे मैपिंग करके, जियो मैपिंग करके, कितनी पब्लिक पॉपुलेशन है, कितना डिस्टेंस है, उसी हिसाब से हमने पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और डॉक्टरों की भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन इस साल हमने जीपीएससी में एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए जो आवेदन किया था, 2000 डॉक्टरों के लिए, आप नहीं मानोगे 12,000 डॉक्टरों ने एप्लीकेशन किया कि भाई हम सरकारी व्यवस्था में काम करेंगे और साथ में क्लिनिकल जो साइट संभालते हैं वो डॉक्टर, पीजी, मतलब पीजी के लिए भी जितने डॉक्टर मांगे थे उसी हिसाब से हमें एप्लीकेशन मिली है। मतलब एक शुरुआत हो गई है कि हर जगह पे हम, आदिवासी क्षेत्र हो, जंगल विस्तार हो, सागर तट हो या कच्छ भी हो, हर जगह पे व्यवस्थाएं खड़ी की है। वहाँ पर डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद अभी बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल भी है, काम भी कर रहे हैं। और हमने एक योजना सीएम सेतु, उसमें अगर कोई 3 घंटे के लिए सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट सारवार करना चाहे अपने समय से वक्त निकाल के, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ खड़ी की है। ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ में पीएमजेवाई जो हम इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि जो हम इंश्योरेंस देते हैं तो स्वाभाविक उसका लाभ प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी मिलता है और सरकारी हॉस्पिटल भी एम्पैनल्ड है। तो वहाँ पर इस साल ही हमने एक पॉलिसी चेंज की है, 4 कैटेगरी में विभाजित करते हुए वहाँ पर जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो उसमें 35%, 45% और 25% वहाँ पर हम दे रहे हैं कि अगर 100 रुपया का क्लेम आता है तो जिस पूरा यूनिट ने वहाँ पर काम किया है उसको उसी परसेंटेज के हिसाब से बाकी का जो आरकेएस बोलते हैं, रोगी कल्याण समिति, उसमें डालते हैं और बाकी का हम उनको इंसेंटिव के तौर पे भी देते हैं। जी सर, कोविड-19 नया वेरिएंट जो है वो दस्तक दे रहा है, काफी सारे एक्टिव केसेस मिल गए हैं पूरे भारत में। गुजरात इसके लिए कितना तैयार है? आपका क्षेत्र कितना तैयार है? कोरोना की बात आते ही हमारे पूरा पास्ट नजर में आ जाता है कि बहुत भयानक परिस्थिति से हमारा देश गुजरात, पूरी दुनिया गुजरी, बहुत सारे डेथ भी पूरी दुनिया में भी हुए और भारत में भी हुए, गुजरात भी उसमें से अछूता नहीं था। उस टाइम पे हमारा जो एप्रन, जो पीपी बोलते हैं, पीपीएफ के या जो पहनने का लिए पीपीई किट, तो वहां हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं था, हैंड सैनिटाइजर भी नहीं बनता था। आज हम पीपीई किट से लेके वैक्सीन तक पहुंच गए हैं। मतलब कि एक बुरा दौर भी गया और अच्छे दौर की तैयारी भी हमने कर ली है। आज भी कई देशों के अंदर ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अब आ रहा है और हमें भी तकलीफ दे रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर उस समय पे वेंटिलेटर वाले बेड, आईसीयू बेड्स और आइसोलेशन बेड और साथ में ऑक्सीजन टैंक हम हर 3 महीने 6 महीने के अंदर उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं, कितने हम सज्ज हैं। अगर कोरोना नहीं भी है तो भी हम ये पूरा अपना जो सिस्टम है दवाइयों के साथ वो चेक करते रहते हैं कि कहीं पर
क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बार बार ये चौथा दौर है, जी जी ये चौथा दौर है कोविड का। तो मतलब उसके लिए हमें तैयार रहना है। और अभी जो JN1 LF 7.7 7.9 XFG जो ओमिक्रॉन के जो फैमिली के जो हमें वेरिएंट मिले हैं, जी वो वेरिएंट अभी जो WHO जो बता रही है कि वो इतने खतरनाक नहीं है जी कि इससे कोई हानि पहुंचे हाँ। या मोर्टालिटी हो। लेकिन उसके लिए हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। सरकार सब प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, लेकिन सफर तो पब्लिक को होना है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम बार बार बोलते भी है और आपके माध्यम से भी बोलेंगे, हर जगह पे जो प्रेग्नेंट लेडी है, कोमोर्बिड दर्दी है, अगर किसी को ऐसे कुछ लक्षण हुए हैं तो भीड़ भाड़ में ना जाए बिल्कुल। और अपने घर पे रहे, क्वारंटीन होके जी जो सिम्टोमेटिक सारवार है वो वहाँ वो ले ले, तो ये रोग को रोकथाम करने के लिए हमारे लिए, सरकार के लिए भी बहुत सारी सहूलियत होगी। जी सर, अब मैं कुछ सियासी जो सवाल है वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनकी नज़र इस समय गुजरात पर भी है। सर, कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जमीन को गुजरात में तलाशने की कोशिश कर रही है। रणनीतिक फेरबदल हो रहे हैं, संगठन में फेरबदल हो रहे हैं। क्या लगता है 2027 में क्या तस्वीर हो सकती है? आप संगठन में फेरबदल करने की बात बोल रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि रेस के घोड़े, शादी के घोड़े, जी। लेकिन रेस के घोड़े पे भी उस पर असवार जॉकी कैसा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉकी तो आप जानते ही हो कि कैसे हैं। यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर संगठन में चाहे जो भी बदलाव करे उनको ही बोलना पड़ता है कि उनके PA, उनके असिस्टेंट, फैमिली के लोग के लिए ये प्रमुख क्या नाम भेद देते हैं। ये कांग्रेस बेसिकली विचारधारा से चलने वाली पार्टी नहीं है। आजादी के समय पे जो कांग्रेस, और पूरा उस टाइम पे कांग्रेस ही थी, उन्होंने काम भी किया है, वो उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के बाद देश को बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आजादी के लिए लड़े हैं, बहुत सारे लोग लड़े हैं, ऐसे कांग्रेस ही लड़े ऐसा नहीं है। आजादी के लिए बहुत सारी वजह भी रही है। और देश बनाने के लिए दूसरा सेकंड जो कैडर होना चाहिए हो गया है। 21वीं सदी में भारत को ले जाने के लिए अब ये कैडर, भाजपा का विचारधारा से चलती हुई पार्टी, ये कैडर खड़ा भी हो गया है और उसका सशक्त नेतृत्व हमें मिल भी गया है। मतलब भारत अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। और कांग्रेस चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन बेसिक उसके कार्यकर्ता के अंदर भारत माता की जय हम जब बोलते हैं तब हमारे मन में रहता है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे कोई पद मिले ना मिले, लेकिन जो राष्ट्र के लिए हमें क्या करना है। हमारे जो सैनिक सरहद पे अपनी जान लड़ा देते हैं, तो क्या हम एक विचारधारा के लिए भारत माता की जय के साथ उसको एक ऐसा स्टेटस दिलाने के लिए जो बरसों पहले, 1000 साल पहले था, ऐसा स्टेटस दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज भी लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कोई आशा, लोभ, लालच, अपेक्षा के बिना काम कर रहे हैं। और वहां पर आप देखोगे तो स्टेज भी बनाया होगा तो पूरा स्टेज टूट जाता है, इतने नेता बैठ जाते हैं, कहीं कहीं से नेता हो जाते हैं। लेकिन सर, आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, सेना का जिक्र किया, इसको भी भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने की। उन्होंने 1971 याद दिला दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, इंदिरा गांधी जो थी वो तो डिसाइसिव PM थी। इस पर कोई टिप्पणियां? आपने देखा होगा कई बार हम पे अटैक हुआ, ये आतंकवादी घटनाएं घटी, क्या हमने कभी भी उसके सामने जवाब दिया? ये 2014 के बाद उरी, पुलवामा और पहलगाम पूरी तरह से हमने जवाब दिया है। और इस बार ऐसा डिप्लोमेटिक भी जवाब दिया है, पॉलिटिकल भी जवाब दिया है कि अभी गिड़गिड़ाने लगे हैं। मतलब कोई भी काम आप करो सोच समझ के, अगले सालों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। और ये हमें जो अभी नेतृत्व मिला है वो विजनरी नेतृत्व है, जो समय से पहले समय को वो पहचान लेते हैं, ऐसा नेतृत्व है। और किस टाइम पे क्या करना है, और लोगों को विश्वास है कि इतना बड़ा आतंकवादी घटना होने के बाद हमारा नेतृत्व सेना को जो डटता और मनोबल प्रदान करेगी,
कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ मोदी जी करेंगे, हमारी सेना करेगी। हमारी सेना पर भी लोगों को इतना विश्वास है और नेतृत्व पर भी इतना विश्वास है। जी सर, 2027 की तैयारी अगर मैं अभी से आपसे पूछूं तो 2027 में जो चुनाव हो उसको लेकर के क्या तैयारी इस समय गुजरात में? हम कभी तैयारी तो हर राजकीय पार्टी करती है अपनी जी। तरफ से सत्ता के लिए, लेकिन हमारे लिए सत्ता केवल राजा बनने के लिए नहीं है। हमारे लिए सेवा का भाव, जो हमारी पार्टी 50-51 में जब चालू हुई थी, सेवा के भाव से चालू हुई थी। आज भी हम जो भी कर रहे हैं, हम अभी जो पॉलिटिकल तौर पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम जो डिसीजन ले रहे हैं, पब्लिक को कैसे लाभ हो। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो बहुत सारी हमने बना भी दी है, बन भी गई है, और थोड़े बहुत विकास के कामों और साथ में, और ये नेतृत्व ऐसा नहीं है कि ये आप ग्रीन कवर की बात देवांग जी से कर रही थी, जी तो ये ग्रीन कवर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पानी बचाओ, ये सब मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगली पीढ़ी को भी बचाना है। हम ऐसे काम करके लोगों के बीच में जी। जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और गुजरात एक तरीके से रोल मॉडल बनकर के उभरा है, न केवल भारत के लिए बल्कि अब तो विदेशों में भी गुजरात की चर्चा होती है, विदेशों में भी पीएम मोदी की चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।